गुड मॉर्निंग। टुडेज टॉपिक इज अबाउट सिक्योरिटाइजेशन ऑफ एसेट। ठीक है, सिक्योरिटाइजेशन मैंने वैसे आपको सिंपल मीनिंग लेमैन्स लैंग्वेज में बताया कि सिक्योरिटाइजेशन का क्या मतलब रहता है। सरफेसी एक्ट जब हमने डिस्कस किया था ना, सरफेसी में सबसे पहला वर्ड SA स्टैंड्स फॉर, मैंने आपको बोला था इट्स स्टैंड फॉर सिक्योरिटाइजेशन। फुल फॉर्म ध्यान रखने के लिए 3 पार्ट्स में डिवाइड करवाया था ना। पहला पार्ट क्या है? सिक्योरिटाइजेशन। वहां पे मैंने आपको बताया था सिक्योरिटाइजेशन मीन्स व्हाट, जहां पे आप अपना जो भी एसेट है उसको कन्वर्ट करते हो मार्केटेबल सिक्योरिटीज में, सो दैट कि आप उसको इजीली कन्वर्ट कर पाओ कैश में, दैट प्रोसेस इज नोन एज अ सिक्योरिटाइजेशन। अभी किस तरीके से वो चीज की जाती है, क्या क्या और चीजों के साथ डील करते हैं, ये केस में द चैप्टर इज अबाउट दैट। ठीक है, तो सिक्योरिटाइजेशन के मीनिंग के साथ स्टार्ट करते हैं। दैट सिक्योरिटाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एंड ब्रेकिंग डिफाइनेबल एसेट क्लासेस इनटू ट्रेडेबल यूनिट्स एंड सेलिंग टू अदर्स थ्रू अ मैकेनिज्म कॉल्ड स्पेशल पर्पस व्हीकल। तो आप कन्वर्ट करते हो, सेल करते हो मार्केटेबल सिक्योरिटीज, जो भी आपने कन्वर्ट किया अपने एसेट्स को, थ्रू अ मैकेनिज्म या दैट प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज अ स्पेशल पर्पस व्हीकल। Though the securitization process, the assets are removed from the balance sheet and funds generated through securitization can be ploughed back for further asset expansion. Then next concept is asset backed security और ABS. The special purpose vehicle, इसका क्या काम है? कन्वर्ट एसेट इनटू सिक्योरिटीज, मार्केटेबल सिक्योरिटीज जिनको आप इजीली कन्वर्ट कर पाओ लिक्विडिटी में। ठीक है, स्पेशल पर्पस व्हीकल क्या करते हैं? जो एसेट्स हैं उनको सिक्योरिटीज में कन्वर्ट करते हैं, जिनको आप क्या बोलते हो, वो सिक्योरिटीज को फिर वो क्या कहलाती हैं? दे आर नोन एज पास थ्रू सर्टिफिकेट्स, PTC, पास थ्रू सर्टिफिकेट्स, and sell them to buyer who may require that particular asset class as a requirement or investment. अल्टीमेटली आपने एसेट को ही कन्वर्ट किया ना यहाँ पे सिक्योरिटीज में, वो जो एसेट्स को आपने कन्वर्ट किया सिक्योरिटीज में उसको बोलते हो पास थ्रू सर्टिफिकेट, जिनको आप सेल करते हो आगे बायर को, who want to invest in that particular class of assets, जिनको कन्वर्ट किया था आपने सिक्योरिटीज में। गेटिंग माई पॉइंट? Since these certificates are backed by asset, they are also called asset backed security. तो I hope so with the help of this explanation the thing is clear to you कि asset backed security, ठीक है। If assets which have underlying mortgages are securitized, they are called mortgage based securitization. अगर आपका जो आपने सिक्योरिटी अपने पास रखवाई है ना, जो एसेट आपके पास एज ए कोलेटरल पड़ा है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ मॉर्गेज, एंड उसको आप कन्वर्ट कर रहे हो सिक्योरिटीज में, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका मॉर्गेज बेस्ड सिक्योरिटाइजेशन। ठीक है, आई होप सो। यहाँ पे 2-3 चीजें हैं जिनके रिलेशन में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, एंड बहुत ईजी लैंग्वेज है, आई होप सो क्लियर भी हो गया हो यहाँ तक। ठीक है, और यू कैन से दैट फ्रॉम द अबव डेफिनेशन, securitization is the process of pooling of individual long-term loans which are packaged and sold to various investor in the form of a pass-through certificate, या आप इसको बोल दो marketable securities, through a special purpose vehicle with the provision that the inflow of cash in the form of recoveries will be distributed pro rata to the buyer. The advantage of securitization is that receivables are removed from the book. Receivables मतलब आपने जैसे सिक्योरिटीज को रखा ना अपने पास इन द फॉर्म, वो आपके लिए एसेट की तरह काम करेगा, बैलेंस शीट में वो एज ए एसेट शो होएगा, लेकिन जब आप आपने उसको सिक्योरिटीज में कन्वर्ट कर लिया, वो जो रिसीवेबल्स हैं उनको आपने कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, The advantage of securitization is that receivables are removed from the books as they have been sold, but the transaction doesn't create a liability in the balance sheet. Does the securitization help in asset liability management and also in capital adequacy norms? उसके साथ comply करने में भी securitization play important role. तो एक बार रिपीट कर लेते हैं, यहाँ पे रानी मैम ने बोला है कि रिपीट कर दीजिए एक बार के लिए। तो एसेट बैक्ड सिक्योरिटीज की अगर मैं बात करूँ, इसके नेम में ही इसका मीनिंग ढूंढने की कोशिश करो। वो वाली सिक्योरिटीज जिनके पीछे जो है, या वो वाली सिक्योरिटीज जो आपने कन्वर्ट की, या सिक्योरिटीज आपको अवेलेबल हैं विद द हेल्प ऑफ एसेट्स, जैसे जो स्पेशल पर्पस व्हीकल हैं, जो मैकेनिज्म यूज किया जाता है। सिक्योरिटाइजेशन इज बेसिकली व्हाट,
सिक्योरिटाइजेशन का मीनिंग क्या है, हमने अभी ऊपर डिस्कस किया। सिक्योरिटाइजेशन इज बेसिकली व्हाट, जहां पे आप कन्वर्ट करते हो जो भी आपके जो भी एसेट जो है एज ए कोलेटर रखवाया गया बोरर के द्वारा आपके पास, आप उसको कन्वर्ट करते हो किसमें, सिक्योरिटीज में, मार्केटेबल सिक्योरिटीज में कन्वर्ट करते हो। एंड जिस मैकेनिज्म के जरिए, जिस प्रोसेस के जरिए ये चीज करते हो, दैट इज बेसिकली नोन एज स्पेशल पर्पस व्हीकल। तो स्पेशल पर्पस व्हीकल का बेसिकली क्या काम रहता है, स्पेशल पर्पस व्हीकल का काम रहता है दे हैव टू कन्वर्ट द एसेट्स इनटू सिक्योरिटीज। गेटिंग माई पॉइंट, वहां पे इस फॉर्म में बताया था, ठीक है, कि सिक्योरिटाइजेशन मीन्स दिस, ये जो काम किया जाता है स्पेशल पर्पस व्हीकल के द्वारा। यहाँ पे डायरेक्टली बता दिया कि स्पेशल पर्पस व्हीकल कन्वर्ट द एसेट इनटू सिक्योरिटीज एंड आफ्टर कन्वर्जन दैट इज बेसिकली नोन एज पास थ्रू सर्टिफिकेट, जिनको आगे आप फर्दर सेल करते हो बायर्स को, एंड बायर इन्वेस्ट करते हैं वो सर्टिफिकेट्स में, वो इन्वेस्टमेंट में, डिपेंडिंग अपॉन इफ दे वांट टू इन्वेस्ट इन दैट सर्टिफिकेट और इन्वेस्टमेंट। क्योंकि ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा द टाइप ऑफ एसेट जिसको कन्वर्ट किया गया सिक्योरिटी में, ठीक है, कि रिस्क कितना अटैच है उसके साथ, रिटर्न कितनी मिलेगी मेरे को, इट्स डिपेंडिंग अपॉन दैट, ठीक है। सो दिस इज नोन एज एसेट बैक सिक्योरिटी। Sell to the buyer who may require that particular asset class as a requirement or investment. Since these certificates are backed by assets, they are called asset backed securities. And if assets which have underlying mortgage are securitized, उनको आप बोलते हो specifically mortgage based securitization, ठीक है। देन सिक्योरिटाइजेशन का प्रोसेस क्या है, क्या क्या चीजें आपने करनी है, ठीक है, इन सीक्वेंस। इन दिस केस सपोज एन इंस्टीट्यूशन वांट टू सिक्योरिटाइज एन एसेट ऑफ ₹200 करोड़, ठीक है, इसको वो क्या है, कन्वर्ट करना चाहते हैं सिक्योरिटीज में। तो क्या प्रोसेस फॉलो करेंगे फिर, सबसे पहले लेंडर फर्स्ट सिलेक्ट द एसेट दे वांट टू सिक्योरिटाइज। डेफिनेटली पहले आप सिलेक्ट करोगे कि आप ये एसेट को जो है मार्केटेबल सिक्योरिटीज में कन्वर्ट करना चाहते हो। फिर उसके बाद आती है टर्न स्पेशल पर्पस व्हीकल की या इशूअर की। मेक पेमेंट टू द लेंडर फॉर द लोन सिक्योरिटाइज्ड, द एसेट्स आर कन्वर्टेड इनटू अ पूल ऑफ सिक्योरिटीज। क्योंकि ये जो कन्वर्जन का काम है, ये कन्वर्जन का काम किन्होंने करना है, स्पेशल पर्पस व्हीकल ने। तो यहाँ पे जो भी लोन को सिक्योरिटाइज करना चाहते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या लेंडर, उसके अगेंस्ट या उसके इक्विवेलेंट यहाँ पे पेमेंट की जाएगी स्पेशल पर्पस व्हीकल के द्वारा वो लेंडर को। फिर उसके बाद एसेट को कन्वर्ट किया जाएगा इन सिक्योरिटीज बाय द इशूअर, यहाँ मैं बोल दूं स्पेशल पर्पस व्हीकल। यहाँ पे जो नंबर ऑफ पार्टीज है ना, वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। इशूअर मैं जब भी बोलूंगी इट मीन्स स्पेशल पर्पस व्हीकल फॉर द पर्पज ऑफ इशूइंग पास थ्रू सर्टिफिकेट। अभी ये पास थ्रू सर्टिफिकेट क्या है, आई होप सो द थिंग इज क्लियर टू यू। तो इशूअर यहाँ पे क्या है, कन्वर्ट करेंगे एसेट को पास थ्रू सर्टिफिकेट्स में, एंड इसी को आप क्या बोलते हो, एसेट बैक सिक्योरिटीज, ठीक है। द पास थ्रू सर्टिफिकेट आर सोल्ड टू अदर इन्वेस्टर्स हु आर विलिंग टू इन्वेस्ट, एंड वो इन्वेस्ट करेंगे डिपेंडिंग अपॉन कि कौन से एसेट में, कौन सी क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट में दे वांट टू इन्वेस्ट, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग वो पास थ्रू सर्टिफिकेट्स में क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। द लेंडर कंटिन्यू टू रिसीव द रिकवरी फ्रॉम द ओरिजिनल बोरर एंड द सेम आर पास टू द स्पेशल पर्पस व्हीकल। अभी यहाँ पे देखो, जिस लेंडर विल बी देयर, बोरर विल बी देयर, है ना, लेंडर विल बी देयर, बोरर विल बी देयर। यहाँ पे लोन अगर मैं बात करूँ, लोन लिया बोरर ने, ठीक है, एंड इसके अगेंस्ट इन्होंने रखवाया था कोई एसेट, इसके अगेंस्ट इन्होंने रखवाया था कोई एसेट, एंड लेंडर को अगर ऐसा लग रहा है कि इन्होंने ये जो एसेट है इसको सिक्योरिटाइज करवाना है, तो वो जो एसेट है ये सिक्योरिटाइज करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पेशल पर्पस व्हीकल, विद द हेल्प ऑफ स्पेशल पर्पस व्हीकल या इशूअर। स्पेशल पर्पस व्हीकल क्या करेंगे, ये एसेट को कन्वर्ट कर देंगे सिक्योरिटीज में, या जब ये कन्वर्ट कर देंगे सिक्योरिटीज में तो ये क्या कहलाएंगे, पास थ्रू सर्टिफिकेट्स, जिनमें इन्वेस्टर क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्टर्स के इन्वेस्ट करने का पर्पस क्या रहता है, डेफिनेटली उनको रिटर्न। यहाँ पे यार क्या हो गया ये सारा, रुको, सी लैंडर विल बी देयर, बोरर विल बी देयर। बोरर ने यहाँ पे लिया लोन एंड इसके अगेंस्ट मान लो इन्होंने रखवाया कोई एसेट,
अगर लोन लिया डेफिनेटली यहाँ पे बोरर क्या है, पेमेंट भी तो करता होएगा, रीपे भी तो करता होएगा लोन अपना, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है, ठीक है, एक चीज तो होगी ये यहाँ पे। अभी यहाँ पे जो लेंडर है, इफ दे वांट टू सिक्योरिटाइज द एसेट, है ना, ये जो एसेट है इसको सिक्योरिटाइज करवाना चाहते हैं तो वो करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पेशल पर्पज व्हीकल, विद द हेल्प ऑफ स्पेशल पर्पज व्हीकल। स्पेशल पर्पज व्हीकल यहाँ इशूअर बेसिकली क्या करेंगे, ये जो एसेट है इसको कन्वर्ट करेंगे सिक्योरिटीज में, इसको कन्वर्ट करेंगे सिक्योरिटीज में, एंड ये जो सिक्योरिटीज में ये कन्वर्ट कर देंगे, फिर ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं पास थ्रू सर्टिफिकेट्स, ये कहलाते हैं पास थ्रू सर्टिफिकेट्स, जिनमें इन्वेस्टर क्या है, इन्वेस्ट करते हैं, जिनमें इन्वेस्टर या बायर जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं ये पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट में, वो इन्वेस्ट करेंगे ये पास थ्रू सर्टिफिकेट में। अभी इन्वेस्टर बेसिकली क्यों इन्वेस्ट करते हैं, उनका पर्पस क्या रहता है, मैक्सिमम रिटर्न, कि उनको रिटर्न मिले। अभी इनको रिटर्न फिर कहाँ से मिलेगी, स्पेशल पर्पस व्हीकल देगा, कहाँ से मिलेगी इनको रिटर्न, इनको रिटर्न मिलेगी किस अमाउंट के साथ, किस वैल्यू के साथ, जो यहाँ पे बोरर पे करे हैं। मैंने आपको बोला ना कि लोन की जो अमाउंट है, लोन की अमाउंट बोरर ने तो पे करनी ही है, तो बोरर यहाँ पे जो अमाउंट लेंडर को पे करेगा ना, वो अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न is paid to the investor who are investing in pass through certificates. I hope so the thing is clear to you. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है पहली बार में सुनने में, मुझे लगता है लगेगा भी, ठीक है, लेकिन आराम से सुनिएगा चीजों को, द थिंग इज क्लियर टू यू। सिक्योरिटाइज करवाया विद द हेल्प ऑफ स्पेशल पर्पस व्हीकल, यहाँ पे पास थ्रू सर्टिफिकेट में इन्वेस्टर ने इन्वेस्टमेंट की, डेफिनेटली उनका गोल क्या रहता है कि उनको रिटर्न मिले मैक्स टू मैक्स, तो वो जो रिटर्न रहेगी वो प्रोवाइड करवाई जाएगी लेंडर के द्वारा। कैसे ये जो नीड है इसको सेटिस्फाई किया जाएगा, विद द हेल्प ऑफ पेमेंट मेड बाय द बोरर, विद द हेल्प ऑफ पेमेंट मेड बाय द बोरर, ठीक है। अभी तक हमने इतना ही जो प्रोसेस है वो डिस्कस किया था, ठीक है, अभी तक हमने इतना ही प्रोसेस डिस्कस किया था। आई होप सो यहाँ तक क्लियर हुआ हो। अभी नेक्स्ट देखते हैं। So the pass-through certificate are sold to the investor who are willing to invest. The lender continue to receive the recovery from the original borrower and the same are passed to the special purpose vehicle. किस पर्पस के लिए पास करेंगे, so that कि वो अमाउंट जो है रिटर्न जो है की जाए इन्वेस्टर को। The special purpose vehicle in turn pass the recovery to the investor. I hope so the thing is clear to you. Securitization is a structured process and affected only for standard assets. स्टैंडर्ड एसेट्स क्या हैं, सब स्टैंडर्ड एसेट्स क्या हैं, एनपीए क्या है, डाउटफुल क्या है। आई होप सो ये चीजें क्लियर हों, आपको होनी भी चाहिए, ठीक है। तो सिक्योरिटाइजेशन जो है एसेट्स की करनी है, वो जो एसेट्स हैं वो कौन से हैं, स्टैंडर्ड एसेट कैटेगरी के होने चाहिए। ऐसा नहीं कि जो एसेट आपका डाउटफुल कैटेगरी में है, जो एसेट आपका सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में है, अब वो एसेट की सिक्योरिटाइजेशन करवाओगे, नहीं। ये अपने आप में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, अपने आप में भी बन सकता है दैट की सिक्योरिटाइजेशन जो है हर एक एसेट के केस में, हर एक क्लासिफिकेशन के केस में एप्लीकेबल है, या बोल देंगे कि सब स्टैंडर्ड एंड डाउटफुल के केस में सिक्योरिटाइजेशन इज एप्लीकेबल, तो वो केस में आपका आंसर क्या होएगा, नो, क्योंकि ये स्टैंडर्ड एसेट्स के केस में ही एप्लीकेबल है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा। And rated by the rating agencies to enable the buyer to take a call on investing in PTC. Definitely proper rating system will be there, rating agencies will be there that will help the buyer कि क्या उनको एक पर्टिकुलर ये जो आपका जो पास थ्रू सर्टिफिकेट है इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, दैट रेटिंग विल हेल्प लॉट, ठीक है। तो ये था आपका प्रोसेस इन रिलेशन टू सिक्योरिटाइजेशन। आई होप सो क्लियर हुआ हो, ठीक है। द नेक्स्ट इज सिक्योरिटाइजेशन इन रिटेल बैंकिंग। रिटेल बैंकिंग आपका इंडिविजुअल कस्टमर के साथ डील करता है। सो इन रिटेल साइड कॉन्सेप्ट कॉल्ड कोलैटरल डेट ऑब्लिगेशन, तो ये कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाता था, ठीक है, दैट इज टोटली वेग। कोलैटरल डेट ऑब्लिगेशन, इसमें बेसिकली होता क्या है कोलैटरल डेट ऑब्लिगेशन में, इन कोलैटरल डेट ऑब्लिगेशन एसेट क्लासेस receivables like car loan, credit card receivable, mortgage loan like home loan are grouped together and securitized. आपने क्लासिफिकेशन नहीं यहाँ पे रखी, सभी को एक ही कैटेगरी में रखा एंड उसको क्या कर दिया, सिक्योरिटाइज्ड। हर एक के केस में आपको रिटर्न, हर एक के केस में मैं रिस्क की बात करूं, डिफरेंट है ना, तो डिफरेंट होना चाहिए था ये चीज को, लेकिन कोलैटरल डेट ऑब्लिगेशन में आप सभी को एक ग्रुप में क्या हो डाल के, मतलब एक ही कैटेगरी रखते हो एंड उसको करते हो सिक्योरिटाइज, ठीक है। दैट्स व्हाई दैट इज इन वेग, ओके।
Multiple layer of PTC or pass-through certificate with varying rate and coupons are issued based on the quality of asset and risk perception underlying in the assets. बेनिफिट्स क्या हैं एसेट सिक्योरिटाइजेशन के, ठीक है, क्यों सिक्योरिटाइजेशन करवाते हैं ऐसे जो भी लेंडर हैं, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से, हर एक पार्टी जो इन्वॉल्व है ना सिक्योरिटाइजेशन के प्रोसेस में, हर एक के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ना कुछ बेनिफिट है. अभी क्या बेनिफिट है उसको डिस्कस करते हैं. The evaluation of securitization is not surprising given the benefit that it offered to each of the major party in the transaction. ठीक है, definitely benefits will be there, तभी ये चीज की जाती है. तो ओरिजिनेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं कि क्या बेनिफिट रहता है, सिक्योरिटाइजेशन इंप्रूव रिटर्न ऑन कैपिटल by converting an on balance sheet lending business into an off balance sheet fee income. जैसे कोई एसेट था है ना, कोलैटरल रखवाया बोरर ने बैंक के पास, वो आपका एसेट है, डेफिनेटली आप बैलेंस शीट जो है आपका ऑन बैलेंस शीट आइटम एसेट की तरह कि आपने कोलैटरल सिक्योरिटी जो है ये रखवाई है उसकी तरह काम करेगा. लेकिन जब आपने उसको कन्वर्ट कर लिया मार्केटेबल सिक्योरिटी में फॉर अ फी फॉर अ इनकम, तो आपने अपनी ऑन बैलेंस शीट आइटम को कन्वर्ट कर लिया ऑफ बैलेंस शीट आइटम में. डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर यूज्ड, सिक्योरिटाइजेशन में ऑल्सो लोअर बोरोइंग कॉस्ट, रिलीज एडिशनल कैपिटल for expansion and reinvestment purpose and improve asset liability and credit risk management. तो ये बेनिफिट हुआ ओरिजिनेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से. इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बेनिफिट है, सिक्योरिटाइज्ड एसेट ऑफर कॉम्बिनेशन ऑफ अट्रैक्टिव यील्ड मतलब रिटर्न, ठीक है, रिटर्न कंपेयर विद अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ सिमिलर क्वालिटी, इंक्रीजिंग सेकेंडरी मार्केट लिक्विडिटी एंड जनरली मोर प्रोटेक्शन बाय वे ऑफ गारंटीज बाय एंटिटीज विद हाई एंड स्टेबल क्रेडिट रेटिंग. क्योंकि इन्वेस्टर यहाँ पे जो रेटिंग एजेंसीज हैं, रेटिंग एजेंसी ने जो भी रेट प्रोवाइड किया पीटीसीज को, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने इन्वेस्ट करना है. डेफिनेटली यहाँ पे रिस्क के चांसेस कम रहेंगे, रिटर्न के चांसेस ज्यादा रहेंगे, तो ये एक बेनिफिट रहता है इन्वेस्टर को. They also offer a measure of a flexibility because their payment stream to be structured to meet investors particular requirement. आप तभी उसी में इन्वेस्ट करोगे, वही पास थ्रू सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट करोगे जो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैच कर रहा है. इफ यू वांट कि मेरे को रिस्क ज्यादा लेना है सो दैट कि मेरी रिटर्न ज्यादा हो, आप अकॉर्डिंगली वो पीटीसी में इन्वेस्ट करोगे. इफ यू वांट कि मेरे को रेगुलर इनकम हो, मैं रिस्क कम लेना चाहता हूँ, आप अकॉर्डिंगली उस पीटीसी में इन्वेस्ट करोगे जो बैक्ड है विद दैट सिक्योर एसेट. This has been a single largest factor in the growth of the structured finance market, securitization. ठीक है, बोरर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बेनिफिट है, the borrower benefit from the increasing availability of credit on terms that lender may not have provided had they kept the loan on their बैलेंस शीट. तो बोरर को अकॉर्डिंग टू देयर नीड एंड रिक्वायरमेंट यहाँ पे क्रेडिट अवेलेबल होएगा विदाउट मच डिफिकल्टी बाय द बैंक. ठीक है, देन पार्टीज टू ट्रांजेक्शन, ये बेनिफिट थे तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओरिजिनेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड बोरर के पॉइंट ऑफ व्यू से. देन नेक्स्ट इज पार्टीज टू द ट्रांजेक्शन जो इन्वॉल्व हैं सिक्योरिटाइजेशन में. बोरर विल बी देयर, originator will be there, servicer will be there, credit enhancer, underwriter, ट्रस्टी, इन्वेस्टर. ये मैक्स टू मैक्स की मैं बात कर रही हूँ. मैक्स टू मैक्स इतनी पार्टीज इन्वॉल्व हो सकती हैं आपका इन केस ऑफ अ स्ट्रक्चरिंग एंड एसेट बैक सिक्योरिटीज. ठीक है, तो वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं. द बोरर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट ऑन द अंडरलाइंग लोन एंड देयर फॉर द अल्टीमेट परफॉर्मेंस ऑफ द एसेट बैक सिक्योरिटी. Because borrower often do not realize that their loan have been sold, the originating bank is often able to maintain the customer. उसको थोड़ी पता है कि आपने जो भी एसेट है, ठीक है, क्या चीज़ हो रही है उसके साथ. ठीक है, तो ये है आपका फर्स्ट पार्टी जो इन्वॉल्व है सिक्योरिटाइजेशन में, नोन एज बोरर. देन ओरिजिनेटर. Originator create and often service the asset that are sold or used as collateral for asset-backed security. Originator include captive finance company of the major automaker, other finance company, commercial bank, computer companies, airline, manufacturer. मतलब ये हो सकते हैं जो सिक्योरिटाइज करवाते अपने एसेट्स को. Commercial bank regularly originate and securitize auto loan, credit card receivables, trade receivables, mortgage loan and more recently small business loan. ठीक है, इनको सिक्योरिटाइज करवाया जाता है by the commercial bank mostly as an originator. Then servicer.
The originator and lender of a pool of securitized asset usually continue to service the securitized portfolio. Servicing include customer service and payment processing for the borrower in the securitized pool and collection action in accordance with the pooling and servicing agreement. Servicing reports are usually prepared on monthly basis with a specific format requirement for each performance and administrative report. रिपोर्ट आर डिस्ट्रीब्यूटेड, जो भी बेनिफिशियरीज रहेंगे, चाहे इन्वेस्टर्स हैं, ट्रस्टीज हैं, रेटिंग एजेंसीज हैं, क्रेडिट एनहेंसर्स हैं, सबको अवेलेबल होएगी मंथली बेसिस के ऊपर प्रिपेयर की जाती है. देन ट्रस्टी. द ट्रस्टी इज अ थर्ड पार्टी रिटेन फॉर अ फी to administer the trust that hold the underlying asset supporting an asset back security. एक पार्टी इन्वॉल्व होती है क्रेडिट एनहेंसर. Credit enhancement is a method of protecting investor in the event that cash flow from underlying asset are insufficient to pay the interest and principal due for the security in a timely manner. Credit enhancement is used to improve the credit rating and therefore pricing and marketability of security. इन्वेस्टर को आपने यहाँ पे रिटर्न देनी है, अगर वहां पे आपको कहीं पे लैक लगे तो क्रेडिट एनहेंसर विल हेल्प टू मीट ऑफ योर दैट लाइबिलिटी. देन रेटिंग एजेंसीज, तो रेट प्रोवाइड करेंगे टू डिफरेंट पीटीसीज, अकॉर्डिंगली आप इन्वेस्ट करोगे. द रेटिंग एजेंसीज परफॉर्म अ क्रिटिकल रोल इन स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस, इवेल्युएटिंग द क्रेडिट क्वालिटी of the transaction. Such agencies are considered credible because they possess the expertise to evaluate various underlying asset type. Proper analysis के करने के बाद फिर ही रेट करेंगे ना एक पर्टिकुलर एसेट को. And because they do not have a financial interest in the securities cost or yield. Rating are important because investors generally accept rating by major public rating agencies in lieu of conducting a due diligence investigation of underlying asset and servicer. Many regulated investors such as life insurance companies, मतलब जो इन्वेस्ट करते हैं as a investor in PTCs, life insurance companies, pension fund and to some extent commercial bank can purchase only limited amount of securities rated below investment grade. रेटिंग प्रोवाइड करेंगे ना, अगर तो अप टू ग्रेड है डेफिनेटली उसमें तो कोई रिस्क नहीं रहेगा. लो लेवल है तो उसमें कौन कौन जो है वो इन्वेस्ट करते हैं. आई होप सो द थिंग इज क्लियर टू यू. द रेटिंग एजेंसी रिव्यू 4 मेजर एरिया. क्या क्या चीजों के बेसिस के ऊपर रेट करते हैं? क्वालिटी ऑफ एसेट बीइंग सोल्ड, ability and strength of the originator and servicer of the asset, soundness of the transactions overall structure, quality of the credit support. ठीक है. Then underwriter. The asset backed securities underwriter is responsible for advising the seller on how to structure the security and for pricing and marketing it to the investor. किस तरीके से आपने ये चीजें करनी है so that कि इन्वेस्टर को लगे मेरे को इसमें इन्वेस्ट करना है, ये मेरे लिए बेनिफिशियल रहेगा. Underwriter will help in this area. Underwriter are often selected because of their relationship with institutional investors and for their advice on terms and pricing required by the market. They are also generally familiar with the legal and structural requirement of regulated institutional इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट करेंगे वो सिक्योरिटीज में. ठीक है, दैट्स वाई इनका इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिलता है. देन इन्वेस्टर. द लार्जेस्ट परचेजर ऑफ सिक्योरिटाइज्ड एसेट आर टिपिकली पेंशन फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, फंड मैनेजर एंड टू अ लेसर डिग्री कमर्शियल बैंक. The most compelling reason for investing in asset-backed security has been their high rate of return that you are getting related to the other assets of comparable credit risk. कि अगर आप सिमिलर और किसी चीज में इन्वेस्ट करोगे जिसमें सेम नेचर ऑफ रिस्क है, उसके कंपैरिजन में अगर आप यहाँ पे पीटीसीज में इन्वेस्ट करोगे यू विल बी गेटिंग हायर रेट ऑफ रिटर्न, देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन दीज टाइप ऑफ सिक्योरिटीज. ठीक है. देन ईएमआई फॉर रीपेमेंट इन रिटेल लोन. तो इंडिविजुअल ने अगर लोन लिया है डेफिनेटली उसको रीपे करना है इन द फॉर्म ऑफ इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट. सो व्हेन वी डिस्कस अबाउट सिक्योरिटाइजेशन इट इज वेरी पर्टिनेंट टू नो अबाउट द मेथड ऑफ रिकवरी ऑफ रिटेल लोन, क्योंकि पेमेंट करनी है ना बंदे ने, बोरर पे करेगा तभी तो आप इन्वेस्टर को आगे फर्दर पे कर पाओगे, स्मूथली एसेट लाइबिलिटी अपना मैनेज कर पाओगे. सो डेफिनेटली इट विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल. Recoveries are affected in retail loan by equated monthly installment or simply EMIs.
In EMI model of repayment, the loan is repay in full in uniform monthly installment spread over the repayment period. The EMI will consist of two component, namely the principal and interest, जो आपने पे करना होता है. In EMI, the principal component will be less during the initial month and interest component will be more. ठीक है, कि आप चाहते हो ना कि हर बारी आपका जो EMI है वो फिक्स रहे, है ना. तो इंटरेस्ट की अमाउंट तो आप फुल्ली पे करोगे, लेकिन प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे क्या होगी, कम होगी. As the repayment progresses, the principal component will increase and interest component will reduce. This is because the repayment progresses, the principal component will get reduced and hence interest charges also will decrease. जैसे जैसे आप अपना मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो है वो पे करते जाओगे तो कम आउटस्टैंडिंग अमाउंट होएगी, कम के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, तो डेफिनेटली इंटरेस्ट की अमाउंट फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. Hence, the subsequent installment will service more of the principal. फॉर्मूला क्या है EMI कैलकुलेट करने का, P इंटू आर 1 प्लस आर रेज टू पावर n डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर रेज टू पावर n माइनस 1. इसके साथ रिलेटेड अभी जो मैंने क्वेश्चन करवाने ना, तो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे सो दैट कि प्रैक्टिकल सिनेरियो भी क्लियर हो जाए. Here P स्टैंड फॉर प्रिंसिपल और अमाउंट ऑफ लोन, R स्टैंड फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मंथ. EMI कैलकुलेट कर रहे हैं ना हम, यहाँ पे पर मंथ कैलकुलेट करना है आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स अकॉर्डिंगली फिर हम फाइंड आउट करेंगे. बाय यूजिंग द अबव फॉर्मूला EMI विल बी कैलकुलेटेड एंड एडवाइज द कस्टमर फॉर प्रॉम्प्ट सर्विसिंग ऑफ लोन, कि इतनी भाई आपकी EMI बनती है, टाइमली अपना लोन पे कीजिए. ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर रिलेटिंग टू सिक्योरिटाइजेशन ऑफ एसेट. अभी इसके साथ रिलेटेड डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस. तो क्वेश्चन फर्स्ट अटेम्प्ट कीजिए एंड डू लेट मी नो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन फर्स्ट. सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस इज ऑल द अबव. तो कोई भी यहाँ पे ऑड वन आउट नहीं है, सारे ही ये जो स्टेप्स हैं ये फॉलो किए जाते हैं इन द प्रोसेस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन. सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, दिस इज ऑप्शन ई, ऑल द अबव. ठीक है, तो सभी ने यहाँ पे करेक्ट आंसर दिया है, ऑप्शन ई. ओके, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट. The factor which are to be considered for calculation of equated monthly installment are principal, number of year of repayment, rate of interest, all the above. The factors which are to be considered for calculation of EMI, क्या क्या आप कंसीडर करते हो, फॉर्मूला बस ध्यान में ले आओ, आपको अपने पता चल जाएगा. So it's option D, very good. It's option D, प्रिंसिपल विल बी देयर, अमाउंट ऑफ लोन जो है आपका, नंबर ऑफ ईयर ऑफ रीपेमेंट n जो वर्ड है उसके लिए, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मंथली बेसिस के ऊपर आपने कैलकुलेट करना है. तो करेक्ट आंसर क्या है, दिस इज ऑप्शन डी, ऑल द अबव. देन नेक्स्ट इज, तो नेक्स्ट एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है EMI की प्रैक्टिस के लिए. सो राम बोरो एन अमाउंट ऑफ ₹40,000 रीपेबल इन 10 ईयर. जी मैं नितेश सर अभी एक्सप्लेन कर देती हूँ. ठीक है, व्हाट मंथली रीपेमेंट अजय मस्ट मेक टू मेक एट 15% रेट ऑफ कंपाउंडेड मंथली. तो दोनों नेम चेंज हो गए यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं चेंज कर देती हूँ इसको, यहाँ पे राम कर देते हैं. ठीक है, तो डू लेट मी नो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन थर्ड. तो यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट जो जो चीजें आपको गिवन है पहले तो वो कंसीडर कर लो. प्रिंसिपल गिवन है आपको 40,000, टाइम गिवन है यहाँ n, क्योंकि हम n की फॉर्म में देख रहे हैं ना यहाँ पे. नंबर ऑफ ईयर कितने हैं, 10 ईयर्स, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना गिवन है, 15%. तो EMI कैलकुलेट करने के लिए जो तीन चीजें चाहिए वो आपको गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चन में. ठीक है, फॉर्मूला भी डिस्कस करते हैं. सो EMI का फॉर्मूला क्या है, P इंटू R 1 प्लस आर रेज टू पावर n डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर रेज टू पावर n माइनस 1. ठीक है, so this is the formula for calculating EMI. P आपको गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चन में, कितना गिवन है 40,000, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 40,000.
रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना गिवन है 15%, लेकिन क्या आपको 15% लेना है? यहाँ पे लिखा है ना इट्स कंपाउंडेड ऑन मंथली बेसिस, तो यहाँ पे पहले आप रेट को मंथली बेसिस के ऊपर देखोगे कि मंथली बेसिस के ऊपर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बनता है। तो 15 को डिवाइड करो 12 के साथ, को डिवाइड करो 12 के साथ, यू विल बी गेटिंग 1.25। ठीक है, मैं परसेंटेज में गिवन है, मैं कन्वर्ट कर रही हूँ उसको डेसिमल में, डिवाइडेड बाय 100, आई एम गेटिंग 0.0125। तो ये तो हो गया मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर मैं नंबर ऑफ ईयर्स की भी बात करूं, तो ये भी कितने हो जाएंगे? 12 के साथ आपने रेट को डिवाइड किया क्योंकि मंथली बेसिस के ऊपर था, एंड डेफिनेटली इसका इफेक्ट नंबर ऑफ ईयर्स के ऊपर भी पड़ेगा। नंबर ऑफ ईयर हो जाएंगे आपके 10 इंटू 12, दैट इज 120। ठीक है, तो अभी इसको कंसीडर करते हैं। सो रेट अभी यहाँ पे कितना आ गया? रेट आ गया 0.0125। ओके, 1 प्लस 0.0125 रेस टू पावर 120 डिवाइडेड बाय 1.0125 रेस टू पावर 120 माइनस 1। ठीक है, अभी यहाँ पे हायर पावर किस तरीके से सॉल्व करना है, आई होप सो आपको आता हो ये वाला कि कैसे सॉल्व करते हैं। एक बार के लिए मैं बता देती हूँ, यहाँ पे कैलकुलेटर के ऊपर भी कैलकुलेशन बता देती हूँ कि किस तरीके से है। हायर पावर सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप इसको फैक्टर में कन्वर्ट कर लो। जैसे मैं अभी के लिए फैक्टर बनाऊं, मैं फैक्टर बना रही हूँ 10 इंटू 6 इंटू 2। आप किसी भी फॉर्म में बना सकते हो, ठीक है, जैसे आपको ईजी लगे। तो ये 120 हो जाएगा 10 इंटू 60, 10 इंटू 6 60, 60 इंटू 2 120। ठीक है, तो सिंपली हायर पावर किस तरीके से सॉल्व करना है, कितना आया ये हमारे पास 1 प्लस 0.0125, दिस इज 1.0125, मल्टीप्लाई का साइन प्रेस कीजिए 1.0125 इक्वल टू का साइन अभी आपने इसके बाद प्रेस करना है। पहली पावर कितनी है 10 अप टू 9 टाइम्स, इक्वल टू का साइन अप टू 9 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कितना आया मेरे पास ये करके 1.1322। ठीक है, सेम अभी रिपीट करना है प्रोसेस, मल्टीप्लाई का साइन एंड 1.1322। नेक्स्ट अभी आपके पास क्या है 6, अभी आपने इक्वल टू का साइन प्रेस करना है 5 टाइम्स, एक कम, क्योंकि हम ऑलरेडी मल्टीप्लाई करके एक ले लेते हैं ना, इस वजह से। तो 5 टाइम्स 1 2 3 4 5, आई एम गेटिंग 2.1070। ठीक है, इतना मेरे पास आया। अभी आपने इक्वल टू का साइन प्रेस करना है 1 टाइम, क्योंकि 2 है, पावर 2 है, एक कम, तो मल्टीप्लाई का साइन 2.107 1 टाइम, दिस इज 4.439। तो हायर पावर सॉल्व करके मेरे पास जो वैल्यू आई दैट इज 4.439। आई होप सो क्लियर हुआ हो। जिनको भी नहीं कैलकुलेट करने आता होगा या जिनको भी आता होएगा उनका रिकॉल हो गया होगा। ठीक है, तो ये मेरे पास वैल्यू आई हायर पावर को सॉल्व करके। तो कहाँ पे लिखूं इसको, यहीं पे कर देती हूँ। ठीक है, तो 40,000 को अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ 40,000 इंटू 40,000 इंटू 0.0125, तो ये मेरे पास वैल्यू आई 500 मल्टीप्लाई बाय ये आपके पास क्या वैल्यू आई, कितनी थी 4.439। डिवाइड में अगर मैं बात करूं ये भी तो सेम ही वैल्यू आएगी, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, इट मीन्स नीचे जो वैल्यू आएगी दैट इज 3.439। किसी को कोई डाउट ये चीज में? ठीक है, इसको कर लो सॉल्व। तो 500 इंटू 4.439 मल्टीप्लाई बाय 3.439, तो दिस इज 645। ठीक है, दिस इज 645। तो EMI जो आपने पे करनी है, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट जो आपने पे करनी है दैट इज 645। तो करेक्ट आंसर क्या है क्वेश्चन 3 का, दिस इज ऑप्शन डी। ठीक है, तो सिंपली बस मैंने आपको यहाँ पे EMI का बताना था, उसकी वजह से ये जो क्वेश्चन है ये ऑप्ट किया। देन नेक्स्ट इज CDO स्टैंड्स फॉर व्हाट। तो हमने एक कॉन्सेप्ट देखा था रिटेल बैंकिंग के कंटेक्स्ट में CDO के रिलेशन में। डू लेट मी नो दी फुल फॉर्म, या हाँ फुल फॉर्म ही है। स्टैंड्स फॉर व्हाट पूछा ना, सो CDO स्टैंड्स फॉर व्हाट,
फुल फॉर्म ऑफ सीडीओ। मैंने बताया था ना आपको कि नाउ दिस कॉन्सेप्ट इज इन वेग, रीजन बताया था इसका कि क्यों। यू लेट मी नो करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 4। ओके, तो यहाँ पे प्रबीर सर ने आंसर कर दिया है दैट इट्स कोलेटरल डेट ऑब्लिगेशन। रवि कुमार सर, अभिषेक सर, वेरी गुड। ठीक है, तो सीडीओ स्टैंड फॉर व्हाट? इट्स कोलेटरल डेट ऑब्लिगेशन। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। एवरीवन, तो इट्स कोलेटरल डेट ऑब्लिगेशन। ठीक है, कि जहां पे आपका जो भी डिफरेंट डिफरेंट जो भी आपके एसेट हैं एक ही ग्रुप में करके आप उनको सिक्योरिटी में कन्वर्ट करते हो। ठीक है, दैट इज नोन एज कोलैटरल डेट ऑब्लिगेशन। देन नेक्स्ट इज if assets which have underlying mortgages are securitized, they are called as what? If assets which have underlying mortgages are securitized, they are called what? तो फिर आप उनको क्या बोलोगे? गुड मॉर्निंग सर। क्वेश्चन 5, आप एसेट को सिक्योरिटाइज करते हो ना, इफ दैट एसेट्स जो आप सिक्योरिटाइज करने वाले हो उनके बिहाइंड है मॉर्गेज। वेरी गुड, इट्स अ मॉर्गेज्ड बैक सिक्योरिटीज। ठीक है, तो जो एसेट्स जिनके पीछे है मॉर्गेज उनको सिक्योरिटाइज करोगे, दे आर नोन एज मॉर्गेज बेस्ड सिक्योरिटाइजेशन। ठीक है, दे आर, दैट इज नोन एज मॉर्गेज बेस्ड सिक्योरिटाइजेशन। ठीक है, देन नेक्स्ट इज dash is the process of converting and breaking definable asset class into tradable unit। तो ये चीज को क्या बोलते हैं? The process with the help of which you are convert the assets into tradable units that are offering to the investor for investment purpose. So that is basically known as what? That process is basically known as what? जहां पे आप स्पेशल पर्पस व्हीकल का यूज करोगे, पीटीसीज का यूज करोगे, ठीक है, ये सारी चीजें रहेंगी। दैट प्रोसेस इज नोन एज व्हाट? एवरीवन, वेरी गुड, इट्स अ सिक्योरिटाइजेशन। ठीक है, सो सिक्योरिटाइजेशन इज द प्रोसेस of converting and breaking definable asset classes into tradable units। ठीक है, so correct answer is what? This is a securitization। The dash is responsible for payment on the underlying loans। अल्टीमेट अगर मैं यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करूं, जो भी आपने लोन लिया उसके केस में रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, लाइबिलिटी किसकी है, ऑब्लिगेशन किसकी है पेमेंट के रिलेशन में? क्वेश्चन 7। तो यहाँ पे आंसर आ रहे हैं दैट इट्स अ पीटीसी। अच्छा, वो आपने पहले क्वेश्चन के लिए अटेम्प्ट किया होगा। नहीं, पर पीटीसी नहीं है, सिक्योरिटाइजेशन। इट्स ओरिजिनेटर और बोरर। एवरीवन, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 7? ओके, तो लोन के रिलेशन में अगर मैं ऑब्लिगेशन की बात करूं, पेमेंट की बात करूं, डेफिनेटली जिस बंदे ने लोन लिया उसकी ऑब्लिगेशन है, उसका डेट है, उसकी लाइबिलिटी है, उसने पे करना है, तो वो पर्सन क्या कहलाता है?
वो कहलाता है बोरर, जिसने लोन के लिए अप्लाई किया, जिसको लोन मिला है, ठीक है, सो दैट इज नोन एज बोरर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है क्वेश्चन 7 के लिए, द पर्सन इज नोन एज बोरर। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट। The EMI will consist of two component, namely the dash and dash. EMI में आपको दो कंपोनेंट देखने को मिलते हैं, डू लेट मी नो कि वो कौन कौन से हैं। क्वेश्चन 8, वेरी गुड। प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट अमाउंट। इनिशियल ईयर में अगर मैं बात करूं प्रिंसिपल अमाउंट कम रहता है, इंटरेस्ट अमाउंट ज़्यादा रहता है। जैसे ही उसमें प्रोग्रेस देखने को मिलती है आपको, क्योंकि आप आउटस्टैंडिंग अमाउंट अपनी पे कर चुके हो, ठीक है, मैक्स टू मैक्स, तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट के ऊपर ही इंटरेस्ट लगना है आपका, तो डेफिनेटली विद द पैसेज ऑफ टाइम इंटरेस्ट की अमाउंट क्या हो जाएगी यहाँ पे, कम हो जाएगी एज कंपेयर टू प्रिंसिपल। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, इट्स प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, ठीक है, टू कंपोनेंट्स ऑफ EMI। ओके, तो ये आपका चैप्टर था रिलेटिंग टू सिक्योरिटाइजेशन ऑफ एसेट, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर जो है ये हम कल के सेशन में ही स्टार्ट करेंगे, दैट इज अबाउट थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूशन इन रिटेल बैंकिंग, या स्पेसिफिकली आपकी बुक में चैप्टर की बात करूं इट्स रिलेटिंग विद इश्यूज इन रिटेल बैंकिंग, ठीक है, ऐसे करके है चैप्टर का नाम, जहां पे हम डिस्कस करेंगे थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूशन इन रिटेल बैंकिंग। तो ये जो टॉपिक है ये हम डिस्कस करेंगे कल के सेशन में, ठीक है।